क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके। पहला और दूसरा पिछली क्लास में हो चुका था। पहले वाले में आपको सीधा सीधा है अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। दूसरे में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उनकी जांच करनी थी। तीसरे वाले में क्वेश्चन में आपको तीन संख्याएं आ गई हैं और तीन में वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 पहले का पहला है 12, 15 और 21 कह रहा है इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तीनों के। पहले निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। या तो वो तरीका है जो आप छोटे में पढ़ते रहे हो 6th 7th क्लास में या 5th क्लास में कि अलग अलग एचसीएफ निकाल लो एलसीएम निकाल लो, उससे भी सही है आपका। और थोड़ा सा आप क्या 10th में पढ़ रहे हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का भी होना चाहिए। क्या है कि हम थोड़ी बड़ी क्लास में हैं तो हमारा स्टैंडर्ड भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम पहले क्या निकालेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड के बाद हम एचसीएफ निकाल देंगे और एलसीएम निकाल देंगे। तो पहला है हमारा 12, 15 और 21। 12, 15, 21 यानी 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काट देंगे 1, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काट देंगे तो 1, या 3 से काटेंगे तो 7 और 7 से काट देंगे तो 1। यानी हमने 12 के जो गुणनखंड किए वो आए 2, 2, 3 और 15 के 3, 5, 21 के 3, 7 यानी 12 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर हो गया है 3 गुणा 5 और 21 बराबर हो गया है आपका 3 गुणा 7। लिखेंगे एचसीएफ 12, 15 और 21 बराबर। देखो अब तीनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या मिल रही है आपको? 3 मिल रही है। उससे आप 3 भी ना मिल रही होती तब क्या होता है, 1 इज द कॉमन फैक्टर। एक उभयनिष्ठ, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सब में होता है। ऐसा नहीं कि कोई ना मिले तो वहां पे क्या कर दो आप 0 कर दो, या 2 में मिले और तीसरे में ना मिले। तो मिलना ऐसा अंक लिखना है जो तीनों के तीनों में मिलता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 2 में मिला हो, 2 में नहीं चलेगा। जैसे मान के चलो इसमें 15 और 21 के में 3 मिल रहा होता और 12 के में 3 नहीं मिलता, तब भी आपका नहीं होता। मिलना किसमें चाहिए? तीनों में मिलना चाहिए, तभी आपका वो एचसीएफ कहलाएगा। इसमें तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है हमें? 3, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 12, 15 और 21। तो अब देखो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो पहले 2 को लिख लिया। अब 3 तीनों में मिल रहा है तो 3 को एक ही बार लिखेंगे बस। फिर 5, फिर 7। देखो 7 पना 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी 420। कितना निकल के आ जाएगा? 420। यानी कि ये हमारा इसका 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 3। और एलसीएम की बात की जाए तो कितना है? 420। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में आपको संख्याएं दी हैं 17, 23, 29। 17, 23, 29। अगला है जिसमें आपको संख्याएं दी है ये कितनी? 17, 23 और 29। तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य है। तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य है तो इसमें कोई नहीं मिलना है एक दूसरे से, सिर्फ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा सभी में। यानी कि 17 के गुणनखंड करेंगे
तो 17 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 23 को काटेंगे तो 23 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 29 को काटेंगे 29 से तो 1 आ जाएगा। यानी 17 के जो गुणनखंड है वो आए आपके 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड 1 गुणा 23 और 29 के जो गुणनखंड है 1 गुणा 29। इसमें सिर्फ क्या निकल के आएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। एचसीएफ 17, 23 और 29 बराबर 1। एलसीएम 17, 23 और 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणा करो कितना आ रहा है, 17 और 23 और गुणा 29 का जो गुणा आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है, करिए गुणा जल्दी से। 4 4 6 4 6 6 9 4 6 6 9 इतना आपका गलत है। तो सही कितना आ रहा है, 11 33 33 9 35 की 33 33 11 33 9। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा है, तीसरे में संख्याएं दी गई हैं आपको 8 9 25 8 9 25 8 9 और 25। तो इनके भी गुणनखंड निकाल लो। 8 के काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 काट देंगे तो 2 और 2 से काट देंगे 1। 9 के गुणनखंड निकालेंगे 9 से 3 और 3 1 आ जाएगा। इसके बाद 25 के निकालेंगे 5 5 5 1। ये आपने गुणनखंड निकाले 8 9 और 25 के। तो यहां पर 8 के जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के जो गुणनखंड आए हैं वो 3 गुणा 3 और 25 के जो गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5। अब देखो इसमें क्या कोई मिल रहा है, इसमें कोई कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी अंक देखो तीनों में नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एचसीएफ 8 9 और 25 बराबर 1। एलसीएम 8 9 और 25 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ती 24 24 ती 72 और 5 25 72 25 25 दूनी 50 की 0 हाथ से लाई 5 और 25 सत्ते 175। 175 में 7 हासिल जोड़ दो, वो 5 हासिल जोड़ दो, 175 में 80 1800 आ जाएगा इसका। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9। यानी इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा 306
और दूसरी संख्या बराबर 657, ये हो गया। इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में हो जाएगा एचसीएफ। दो संख्या यानी कि 306 गुणा 657 बटे में हो जाएगा 9। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 में से 27 चले गए तो कितने बच जाएंगे? 3 और 9 चौको 36 यानी 34 गुणा 657 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22 33 8। 22 33 8। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी उसको बताना है कि जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है का। तो एक चीज याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या यदि वो 0 पर समाप्त होती है यानी उसका मतलब है कि इकाई अंक क्या है? 0। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। विदाउट 2 और 5 के गुणनखंड के आप उसमें संख्या में 0 आ ही नहीं सकता है। 3 और 5 होगा तब भी नहीं आएगा। 2 और 5 का होना ही अनिवार्य है। जैसे 10 है, 10 में देखो गुणनखंड करो 2 और 5 आ रहा। 20 है, इकाई अंक क्या है? 0 है, 0 पर समाप्त हो रही है। 20 के गुणनखंड करो 2 2 5 आएगा। 30 के कर लो 2 3 5 आएगा। 40 के कर लो तो 2 2 2 2 5 आएगा। तो इस तरीका से आपके किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होना तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। तो वही चीज हम लिखेंगे कि हम यहां पे लिखेंगे कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। 6n के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा की पावर n। अब देखो 6 का जो गुणनखंड किया है उसमें 2 तो आ गया है लेकिन 5 नहीं आया है तो लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6n तब 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। यानी कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होते हैं या होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपके
6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, तब 6n के 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका नीचे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो आपके क्वेश्चन से लिख दिया गया। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती है। ये आप इस तरीका से आपको सॉल्व करना था। तो उसने पूछा था क्या 6 है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी भी संख्या का यदि 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। या इस तरीका से आप अपने हिसाब से भी भाषा बना सकते हैं कि कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अतः 6n की पावर के गुणनखंड में 2 और 3 है और 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये आपको पूछ रहा है वो 7 × 11 × 13 + 13, छठवें का 7 × 11 × 13 + 13। ये है, देखो ये तीनों की तीनों गुणा में है और ये प्लस में है, तो इनसे क्या करेंगे हम 13 को कॉमन कर लेंगे। 13 को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 7 × 11 × 1, क्योंकि 13 भगा तो कौन बच गया है 1, और यहां से भी 13 चला गया तो कौन बचा है 1। 13 गुणा इसका गुणा कर लो तो आ जाएगा 77 + 1। 13 गुणा और 77 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 78। यानी लिख सकते हैं इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, भाजक 1, 13 और 78 हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। देखो एक तो 13 आ रहा है और 78 आ रहा है, एक तो सब में गुणनखंड रहता है। और जब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जब वह ऐसी संख्या जो स्वयं एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो ये 1 से भी विभाजित हो रही है, 13 से हो रही है और 78 से भी हो रही है। अब ये 78 के गुणनखंड निकाल लोगे तो और भी आ जाएंगे आपके, तो ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी का दूसरा पार्ट है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये आपका है। देखो इसमें भी 5 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो यहां से 5 कॉमन कर लेंगे। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + के 5, 5 की जगह कॉमन हो गया तो 1 आ गया। इसका गुणा कर लो, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 और 24 छक्के
24 छक्के 144, 6 को 24, हाँ 144, और 144 गुणे 7 1008, 1008 प्लस 1 तो 5 गुणा 1009। इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5, और 1009 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और अभाज्य, यदि अभाज्य की बात की जाए तो अभाज्य में या तो उसका एक आएगा या स्वयं वो संख्या आ जाएगी, तो वो सभी क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या है। जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है वो सभी क्या हो जाती हैं, आपकी भाज्य संख्याएं हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वां आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मीन्स रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को लगा समय, यानी सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। एलसीएम 18 और 12, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। 18, 12, 2 से काट दो 9, 6, 2 से काट दो 9, 3, 3 से काट दो 3, 1, 3 से काट दो 1, 1, यानी एलसीएम कितना निकल के आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 मिनट। यानी लिख सकते हैं 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ और प्रश्नावली भी आपकी समाप्त हुई।